एपिसोड 33 में आपका स्वागत है मित्रों आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 6 की इकाई 6 जीव जगत के बारे में। मित्रों, एपिसोड 33 में हम कुछ ऐसे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि पुष्प के आधार पर पौधों का वर्गीकरण या पौधों का वर्गीकरण हम किस प्रकार से करते हैं। इससे पहले हमने पौधों के बारे में न जानकर जंतुओं के बारे में जाना था। उसमें हमने जंतुओं का वर्गीकरण संरचना के आधार पर, मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर, प्रजनन के आधार पर और वासस्थान के आधार पर हमने वर्गीकरण किया था। संरचना के आधार पर हमने बताया था कि दो प्रकार के जंतु होते हैं, एक कोशिक और बहुकोशिक। मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर अकशेरुकी जंतु और कशेरुकी जंतु होते हैं। अकशेरुकी में मेरुदंड नहीं पाया जाता, जबकि कशेरुकी जंतुओं में मेरुदंड पाया जाता है। प्रजनन के आधार पर हम बात करें तो अंडवीज और जरायुज दो प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। उसी प्रकार हमने वासस्थान के बारे में बात किया था। अब हम पौधों के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। पौधों का वर्गीकरण हम निम्नलिखित आधार पर कर सकते हैं। पहला, एक आकार के आधार पर, दूसरा पुष्प के आधार पर और तीसरा पौधों की आयु के आधार पर हम वर्गीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार हम 3 प्रकार से पौधों का वर्गीकरण कर सकते हैं, पुष्प के आधार पर, आकार के आधार पर और आयु के आधार पर। तो आइए हम पौधों का वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण में थियोफ्रिस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है और कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। अरस्तु जंतु विज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो मित्रों, यदि हम बात करें तो थियोफ्रिस्टस, कैरोलस लिनियस और अरस्तु का जीव विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान है। तो आइए हम थियोफ्रिस्टस के वर्गीकरण के बारे में और उन्हीं के आधार पर हम पौधों का वर्गीकरण करते हैं। तो जो कैरोलस लिनियस या थियोफ्रिस्टस हैं, उन्हीं को आधार मानकर हम पुष्प के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। पहला, यदि हम पुष्प के आधार पर वर्गीकरण की बात करें तो पुष्प के आधार पर 2 प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। पहला पुष्पी पौधे और दूसरा अपुष्पी पौधे। पुष्पी पौधों पर पुष्प और फल लगते हैं। ये पूर्ण विकसित होते हैं। इनमें जड़, तना तथा पत्ती स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इसमें यदि हम इसके पौधों के भागों के बारे में बात करें तो जड़ जमीन के अंदर, तना पौधों को सहारा देने वाले और उस पर लगने वाले फल और पुष्प आदि इसके भाग होते हैं। यदि हम इनके उदाहरण की बात करें तो गुलाब, सरसों, सूरजमुखी, आम, कुमुदनी आदि ऐसे पौधे हैं जो पुष्पी पौधे के अंतर्गत आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पुष्पी पौधों पर पुष्प और फल दोनों लगते हैं। इनमें मुख्य रूप से गुलाब भी आता है जो पुष्पी पौधे के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार हम चाहे जलीय पौधे हों या स्थलीय पौधे हों, यदि उनमें पुष्प पाया जाता है तो वे सभी पुष्पी पौधे के अंतर्गत आते हैं। आज के समय में हम कई प्रकार के सजावटी पौधों का उपयोग करते हैं जो बहुत सारे रंग बिरंगे पौधों में फूल आते हैं, रंग बिरंगे फूल आते हैं। ये सभी पुष्पी पौधे के अंतर्गत ही आते हैं। यदि हम किसी लान में चले जाएं या कहीं ऐसे पार्क में चले जाएं तो कई प्रकार के पुष्प हमको दिखाई पड़ते हैं, जिनमें मुख्य रूप से गुलाब, मोगरा, डहेलिया, ट्यूलिप आदि सभी जो पुष्प होते हैं वे पुष्पी पौधे होते हैं।
इनमें मुख्य रूप से यदि हम बात करें तो सरसों, गुलाब, कुमुदनी, सूरजमुखी ये सभी पुष्पी पौधे के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम बात करते हैं अपुष्पी पौधों के बारे में। अपुष्पी पौधे, अपुष्पी पौधे का अर्थ ही है कि इन पर पुष्प कभी नहीं लगते हैं। अधिकतर इनमें जड़, तना तथा पत्ती का अभाव होता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं यदि जड़ पाया जाता तो तना पत्ती नहीं मिलेगा, तना पाया जाता तो पत्ती और जड़ का अभाव होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपुष्पी पौधों में किसी न किसी रूप में सभी पौधों के भाग नहीं मिलते। चूँकि इनमें पुष्प कभी नहीं लगते हैं इसलिए फल भी नहीं बनते हैं। इनमें वंश वृद्धि पुष्पों के स्थान पर एक विशेष प्रकार के रचनाओं बीजाणुधानियों से उत्पन्न होने वाले बीजाणुओं द्वारा होती है। कवक, शैवाल, मांस तथा फर्न इनके प्रमुख सदस्य हैं। मांस एक ऐसा पौधा है जो वर्षा ऋतु में दीवारों पर हरी मखमल के रूप में उग आता है। विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, विभिन्न प्रकार के कवक, विभिन्न प्रकार के शैवाल और विभिन्न प्रकार के मांस और विभिन्न प्रकार के फर्न ये सभी जो होते हैं वे सब अपुष्पी पौधों के अंतर्गत आते हैं। यदि हम इन्हें ध्यान से देखें और यदि हम कहीं परिवेश, आसपास परिवेश जैसे बगीचा, तालाब, जंगल या पहाड़ में भ्रमण करें तो हम पाएंगे कि वहाँ उपस्थित कई प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यदि हम उनका ध्यान से अवलोकन करें या ध्यान से उन्हें देखें तो पाएंगे कि पुष्प वाले पौधे अलग हम वर्गीकरण करें और बिना पुष्प वाले अर्थात अपुष्पी पौधों को अलग अलग करें तो उन्हें अलग अलग पहचान कर हम उन्हें अलग अलग वर्गीकृत कर सकते हैं। बच्चे भी जाकर के इन्हें अलग अलग पुष्पी और तथा अपुष्पी पौधों को अलग अलग वर्गीकृत कर सकते हैं। तो यह पुष्प के आधार पर पौधे दो प्रकार के होते हैं, एक पुष्पी पौधे और दूसरा अपुष्पी पौधे। अपुष्पी पौधे जो होते हैं वे मुख्य रूप से अनावृत बीजी पौधों के अंतर्गत आते हैं। इनमें कई प्रकार के बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। जैसे हम मनी प्लांट का अवलोकन करें तो मनी प्लांट में यदि हम ध्यान से देखें तो इसमें फल और फूल नहीं लगते हैं। तो इस प्रकार यह भी एक प्रकार का अपुष्पी पौधा हुआ। हमारे आसपास कई प्रकार के सजावटी पौधे पाए जाते हैं। यदि हम उन्हें ध्यान से देखें तो बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जिनमें जड़, तना तथा पत्ती तीनों का अभाव होता है। अब हम आकार के आधार पर पौधों का वर्गीकरण करेंगे। पुष्पी पौधे में आकार में छोटे या बड़े होते हैं। आकार के आधार पर पुष्पी पौधों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। यदि हम पहले पौधे की बात करें तो आकार के आधार पर पौधे 3 प्रकार के होते हैं, शाक, झाड़ी और वृक्ष। जो शाक पौधे होते हैं वे मुख्य रूप से 1 मीटर से कम नाप के छोटे पौधे होते हैं। उनमें से यदि हम ध्यान से आसपास अवलोकन करें तो हमारे जो आसपास फसलें उगाई जाती हैं उनमें सरसों, मक्का मुख्य रूप से ऐसे फसल हैं जो शाक पौधों की श्रेणी में आते हैं। इनका तना कोमल, पतला तथा कमजोर होता है। और भी कई ऐसे पौधे आसपास पाए जाते हैं जैसे मक्का, मटर, पालक ये सभी जो होते हैं ये शाक के अंतर्गत आते हैं। कई प्रकार के घास और गमले में लगाने वाले पौधे जिनकी ऊंचाई या लंबाई 1 मीटर से कम होता है वे सभी शाक पौधों के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शाक पौधों की लंबाई 1 मीटर से कम होती है। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में यदि हम बात करें तो हमने पुष्पी तथा अपुष्पी पौधों के बारे में बात की तथा आकार के आधार पर हमने शाक पौधों को जाना। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही।
अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे।